अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ सियासी मुहिम जो करना चाहती है या नहीं, हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसी जंग का क्यों शिकार हो गई है और क्या एहतजाजी मुजाहिरों के नाम पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को डबल क्रॉस कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर सबकी जुबान पर हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई या सियासी स्पेस लेने के लिए अब तक जो भी सियासी हिकमत अमली बनाई वो कारगर साबित होने के बजाय उल्टी ही पड़ती गई। हालिया दिनों में भी 26वीं आईनी तरमीम को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने भरपूर सियासी मुदाहमत की धमकियां तो दी, लेकिन अमल नदारद ही रहा और बज़ाहिर इसी नाकाम हिकमत अमली के बायस अब तहरीक इंसाफ आपस में ही दस्तो गिरेबां हो गई है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ सब पारा दिखाई दिए। जब बानी के बाद एहतजाजी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा मुतहर्रिक करने वाले शेर अफजल मरवत ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हों या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, दोनों के खिलाफ तबले जंग बजाय रखा। जवाब में भी शेर अफजल मरवत को जारहियत का ही सामना करना पड़ा जब सलमान अकरम राजा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दे डाली। शेर अफजल साहब को अपने आप को कंट्रोल करना होगा। उनको एक मौका हम दे रहे हैं अगर वो पार्टी में कोई रोल अदा करना चाहती हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से डिसिप्लिन का मुजाहरा ना हुआ तो फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी जनरल की इस वार्निंग के बाद शेर अफजल मरवत ने भी सलमान अकरम राजा को उनसे सींग लड़ाने के बजाय अपने बयानात को हुकूमत की जानिब मोड़ने का मशवरा दे दिया। मैं पार्टी के तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि मुझसे मेरे साथ सिंह लड़ाना छोड़ दे भाई, अपने तोपों का रुख नून की तरफ कर देना, पीपल पार्टी की तरफ कर दें। क्या हर 2 महीने बाद जो है कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अब मैंने सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ में कोई बयान दिया है कि जो मरवत साहब जो हैं वो एहतजाज के हवाले से शाकी हैं कि ये एहतजाज जो है सही नहीं हो रहा है, तो एहतजाज कोई दुरुस्त हुआ है? ये जबान बंदी जो है ना मेरी, इस तरह कोई नहीं कर सकता है और हमें बजाय इसके कि आपस में कोई बयानबाजियां करें, जो मुखालिफिन है उनके खिलाफ हमें सफारा होना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कुछ न कुछ एहतजाजी सियासत को मुतहर्रिक लेकिन साथ साथ दिलचस्प तौर पर मशकूक बनाने वाले अली अमीन गंडापुर हैं, जिन्होंने एक बार फिर हुकूमत का तख्ता उल्टाने का ऐलान तो कर दिया है, साथ ही उन्होंने गुज़िश्ता रोज तक अपनी ही जमात के साथ शीर व शक्कर रहने वाले मौलाना फजलुर रहमान को भी आड़े हाथों ले लिया है, जिनके बकौल मौलाना फजलुर रहमान ने अपने रेट बढ़वाकर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई। इस उम्र में भी आप मतलब है लालच और ये बातें छोड़े, क्या करके जी हम नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल में रेट बढ़वा रहा होगा अपना। आखिर में फिर उसी मुंह से वोट दे दिया। बीच में कुछ दिनों के लिए अवाम को एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद मौलाना फजल रहमान ने हक का कलमा पढ़ लिया इस उम्र में, लेकिन फिर जो उसने किरदार अदा किया है 11वीं तरमीम को जो उसने पास वोट देकर बता दिया है कि वो मफाहमत करके हमेशा रास्ते निकाल के अपने फ़ायदे लेके डीलें ही करेगा सारी उम्र। इंशाल्लाह फिर तैयारी हो रही है, इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान को बंद करने की तैयारी है मेरी, लेकिन इस दफ़ा जो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को बंद करके निकलेंगे और हम आएंगे तो फिर हम इस हुकूमत का तख्ता उल्टा के ही जाएंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं इस तरह। अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के जिन सरकारी मुलाजमीन को रियासत के रहम करम पर छोड़ गए थे, उनकी रिहाई के बाद उन्होंने उन्हीं मुलाजमीन पर फूलों की पत्तियां निछावर करके अपने तर्ज अमल से रियासत को यह पैगाम जरूर दे दिया है कि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक किया था और आगे चलकर भी वो ऐसा ही करेंगे। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की जानिब से खोले गए इस महाज पर हस्ब मामूल हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए भरपूर मुज़ाहमत की वार्निंग दी थी और आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी अली अमीन गंडापुर को गैर संजीदा करार देते हुए अवाम की जानिब से जल्द उनके गिरबान पर हाथ डालने की पेशगोई कर दी है। गैर संजीदा हुकूमत है KPK में, वो कभी रिसीव करते हैं, कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये करतब कितनी देर चलेंगे? आपने हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, आप क्या रिफॉर्म्स लेके आए? आपने जो महंगाई कम हुई है उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई नहीं बनाई? आपने अवाम की भलाई के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं? वो तो सामने नहीं आ रहे। इसको रिसीव कर लो, इधर धरना दे दो, उधर कंटेनर पे चढ़ जाओ, इसको गाली दे दो, इसके हवाले से मजाक उड़ा दो। लोग बहुत जल्द जो हैं वो इनका गिरबान पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। तो जानिब डील और ढील की तमाम जो एक बाज़गश्त थी उसके अंदर खबरें ये आ रही हैं डयाला जेल से कि बानी PTI ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, वो साथियों से बात नहीं कर रहे, पेशियों के अंदर वो नहीं जा रहे। क्या वजह है, सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल फिर से एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, तैयारियां कर रही है। लगता है कि हर तरफ से नाउमीद हो गए हैं
कि पहले 26वीं आईनी तरमीम रोकने की कोशिश की, हुकूमत ने किसी न किसी तरह मंजूर करवा ही ली, फिर आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं आ सका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए, उसमें भी आपका जो ग्रुप है वो हार गया। तो अब जजेस की तादाद का एक मामला रह गया था, वो भी गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है, सेनेट के अंदर बिल आ गया है, वो बढ़ा के 25 कर रहे हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि वो अपनी मर्जी के जजेस वहाँ पे इजाफा कर रहे हैं। तो आपकी तो कहीं नहीं चल रही, हुकूमत का एक के बाद एक पत्ता जो है वो कामयाबी से जो है वो फेंक रही है और कामयाब भी हो रही है। आप तो इसका एक पैकेट बना के ये सारा जो आपका इब्तदाई है तो रैप अप करके कर दें कि जी हमें साइड लाइन हो जाए। देखिए एक तो यही सर आज हाँ नहीं, देखिए एक तो जो वकला की तहरीक है या ये SCBA के इलेक्शंस हैं, ये इसका PTI से कोई अमल दखल नहीं है, ये वकला खुद करते हैं। हमारी सपोर्ट हो सकती है, जो हमने की बिल्कुल की, हमने हामिद खान ग्रुप को सपोर्ट किया, तो नहीं बने। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो करोड़ा रुपया लगा है, और इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है कि ये भी खबर आ रही है कि शायद इलेक्शन की काउंटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एनीवे जो कुछ भी है वो चला गया। यहाँ भी फॉर्म 47 ले ही आए, वहाँ भी फॉर्म 47 आ गया। वो एक परमानेंट फीचर, इस बहस को ले आए, वहाँ पे परमानेंट फीचर हो जाएगा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का परमानेंट फीचर हो जाएगा। बाकी रहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके महरक़ात जो थे, जिस तरीके से किडनैप किया गया लोगों को, जिस तरीके से उनको कैद में रखा गया, उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती वोट लिए गए, वो भी आपको पता है। तो जब उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि और भी एक दो चीज़ों की आपने बात की है, हम एहतजाजी तारीख शुरू करने जा रहे हैं 8 तारीख से इंशाअल्लाह ताला हमारी एहतजाजी तारीख शुरू हो जाएगी, 8 और नवंबर वो से ख़त्म उस वक्त होगी जब इमरान खान साहब आज़ाद होंगे। और ये तहरीक जो है एक धरने की सूरत में आप फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये आपको ये जो बात चल रही है और फ़याम में तो यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ आएगी 3 लाख का एक काफिला लेकर और डी चौक पे आके आप बैठ के धरना देंगे, यही प्लान है? आपको पता है, मुझे नहीं पता, अभी तक मैं पार्टी के अंदर हूँ, लेकिन मुझे नहीं अभी तक ये नहीं पता। फाइनलाइज हो जाएगा, कल तक हो जाएगा, कल तक हम इंशाअल्लाह ताला इसको आप तक पहुँचा देंगे। 8 को तो आपका पेशावर में जलसा है ना, एक 8 तारीख को पेशावर में जलसा नहीं है अब, वो कहीं और जलसा है, और वहाँ से तारीख शुरू होगी हमारी। अच्छा, कहाँ हो रहा है? स्वाबी में होगा। स्वाबी में हो रहा है, पेशावर में नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, स्वाबी में जलसा होगा, वहाँ तहरीक, वहाँ से तारीख शुरू होगी। क्या और क्या होगा तहरीक के अंदर, क्या क्या उसके वो महरक़ात जो वो मैं आपको जो फीचर्स उसके हैं वो मैंने आपसे कहा है कि कल तक आपके सामने आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। इस स्टेज लॉन्ग मार्चेस है, धरना है, मैं कुछ नहीं कह सकता अभी इब्तिदाई डिस्कशंस के अंदर तो यही तमाम फीचर्स जो हैं उसके वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन उसका गंडापुर साहब ने तो ऐलान कर भी दिया है कि हम आएंगे, हमारे जनाजे पीछे पड़वा लें, हम इस्लामाबाद आएंगे और हम अपने अहदाफ खान साहब की तहरीक जो है उसका ऑब्जेक्टिव खान साहब की रिहाई है। अच्छा, टोटली फोकस्ड ऑन दैट। खान साहब पिछले तकरीबन अब 7-8 महीने से ये चल रहा है मुसलसल कि वो एहतजाज की कॉल देते हैं, फिर वो नताइज हासिल नहीं हो पाते, फिर एक और एहतजाज की कॉल दी जाती है, फिर एक और एहतजाजी तहरीक की कॉल दी जाती है, उसके बाद कभी दफ़ा 144 लग जाती है, कभी आपको अटक पुल से आगे नहीं आने दिया जाता। इस मरतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि आप अपने अहदाफ बड़े कॉन्फिडेंट आप लग रहे हैं कि आप अचीव कर लेंगे, क्या है उसके पीछे? और कभी एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है जो आज आ रहा है, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है वो भी चला गया। यानी कि अंदाज़ा कीजिए कि ये है फस्तायत का आलम, कि आप कोई बंदा जिसके ऊपर आपका शक है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, इनके ऊपर, वो 3 महीने तक वो उसको उठा सकेंगे। यानी कि जो काम एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ्स, या एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ, जो काम अभी तक इलीगली हो रहा था, मसलन इंतजार पंजोता कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ गायब है वो पता नहीं है। अब देखें, कल उन्होंने कहा है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर 24 दिन हो गए, 24 दिन हो गए, उधर गायब 24 घंटे के अंदर। तो इसको लीगल कवर देने के लिए, ये जो है डिसअपीयरेंसेस जो है, इनको लीगल कवर देने के लिए ये एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट जो है 2024 वो लाया जा रहा है। तो मतलब आपकी डायरेक्शन जो है रियासत की है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए, आप तो इंतहाई समझदार आदमी हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि रियासत की डायरेक्शन क्या है, उसकी समझ क्या है। अब मुझे ये बताएं कि इस तहरीक से आपको लग रहा है कि मसाइल आपके सारे हल हो जाएंगे? और इस मरतबा चूँकि हर मरतबा देखें ना, हर मरतबा कारकुनान को गंडापुर साहब KP से ये कह के लाते हैं इस्लामाबाद की तरफ कि हम जा रहे हैं खान साहब को रिहा कराने के लिए। देखिए, मैं ये भी नहीं आपको आधे रास्ते में छोड़ के फिर वो वापस चले जाते हैं। मैं अभी तक ये भी नहीं कहूँगा कि कहाँ से लोग आएंगे, कैसे आएंगे, क्या KP से आएंगे या आएंगे। मैं आपको कल तक स्ट्रेंथ है असल वो इस वक्त आप और मैं इतने लोग निकले ही नहीं आपकी तहरीक। इस वक्त आप और मैं बैठे हुए तो स्पेकुलेट कर रहे नहीं, पंजाब से बहुत लोग निकले हैं, समझ बहुत दुनिया आई है यार। तो आप देखिए फस्तायत का आलम क्या है, क्या किया गया है। KP से नजर आता है आपका पूरा मुल्क बंद कर देते हैं जब हमारी इत्तेहाद होती है, तो क्या मतलब आप लोग क्या करें? वो फस्तायत कहें, उसे सख्ती कहें, दफा 144 कहें, रीजन जो भी है, आज के दिन का फैक्ट यह है कि लोग जब आप तहरीक चलाते हैं पिछले 7-8 महीनों में,
लोग आपके केपी से ही आते हैं। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता समर आपके इस एनालिसिस के साथ इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। आपको ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के बेसिस के ऊपर आप एनालाइज करें कि क्या आपने कभी पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस इंतहा की फस्तायत देखी है? पूरे का पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, पूरा शहर कंटेनर से भर देते हैं। क्या करें? लोगों के पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स है? मैं यही तो कह रहा हूं। मोटरवेज बंद है, एक्सप्रेसवेज बंद है, जीटी रोड बंद है, पेशावर रोड बंद है, कभी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, कभी रियासती सख्ती हो जाती है, जबर हो जाता है। कभी नहीं, हमेशा फस्तायत जो है उसका। राना सनाउल्लाह साहब तो कल ये फरमा रहे थे कि तहरीक में अगर कोई तहरीक इंसाफ ने अगर कोई गैर मामूली कदम उठाया तो फिर गैर मामूली रिस्पॉन्स होगा उसका। ठीक है, रियासत का। राना सना साहब भी यही हैं, हम भी यही हैं। जो हमने करना है पीसफुल तवामी तहरीक वो हमने शुरू करनी है। उसके बाद ये आ रहा है एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया है, हमें सबका पता है। डी चौक में उन्होंने जो पहले भी लॉ बना दिया हुआ है 3 साल और 6 साल की, वो सब कुछ हमें इल्म है। लेकिन हमने ये तहरीक जो है जुर्म के साथ जुड़ी तो नहीं है कि फर्द जुर्म अगर आयद हो गई तो फिर निकलेंगे, अगर आयद ना हुई तो फिलहाल फिर ये तहरीक मौखर हो जाएगी। क्योंकि गंडापुर साहब कह तो रहे ये तहरीक जो है ये फाइनल है, इसके बारे में फैसला हो चुका है। इसके खदोखाल क्या है, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, वो आप कल तक आपके सामने आ जाए। बैक चैनल राब्ते भी चल रहे हैं जिनका गंडापुर साहब जिनका एतराफ़ कर रहे हैं। बैक चैनल राब्ते, बैकडोर राब्ते। देखिए, आप उनको राब्ते कहते हैं, आप वंस अगेन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको नहीं देखते। गंडापुर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं केपी के। अब वो एक इकाई है, 4 में से एक इकाई है, ठीक है, उसका काम करना है उन्होंने, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो उसमें और ये एक रेस्टिव प्रोविंस है जहाँ के हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत अमलदारी है वहाँ, ठीक है, फौज की भी अमलदारी है वहाँ। तो उनके साथ एक रेगुलर उनका कांटेक्ट है। उन्होंने मामलात, सूबे के मामलात को लेके आगे चलना है, जो उनकी मुशावरत से आगे चलते हैं। और चलने भी तो ये कहते हैं ना कि मैंने बुशरा बीबी को रिहा करवा लिया, मैं यहाँ भी हमारे बातचीत या राब्ते जो है वो कारगर साबित हो सकते हैं। वो तो तहरीक के हक में फिलहाल नहीं है, वो राब्तों के जरिए खान साहब की रिहाई के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हम मीटिंग में बैठे हुए थे, हमने देखा है, और इस तहरीक के ऊपर पूरी पार्टी जो है वो यकजा है, बिल्कुल यकजा बयान है उनका। तो बयान है ऑन द रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं कि हम, मुझे पता है, हम निकलेंगे, हमारे जनाजे पढ़ाएं, लेकिन उससे पहले ही काम हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि सब उम्मीद लगा के उसकी नौबत नहीं आएगी। आपकी मेरी उम्मीद एक ही यही होनी चाहिए कि पीसफुली बातचीत के जरिए, आपकी मेरी उम्मीद एक ही होनी चाहिए कि पुरअमन तरीके से खान साहब जो है वो पार आ जाएं, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमात वो फेक। मैं सर वही जानना चाह रहा हूँ, जो बातचीत की जो आप बात कर रहे हैं, गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, वो कितनी उसमें आपको कोई उम्मीद लगी है, किस लेवल पे बातचीत हो रही है? और मैं यहाँ बैठ के बता दूं आपको, नहीं वैसे करो, बातचीत हो रही है। मैंने तो जो कहना था कह दिया। उनका राब्ता है रेगुलर बेसिस के ऊपर, मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों राब्ता है। वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सूबे को के मामलात को चलाना है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वहाँ एक मेजर रोल प्ले करती हैं, उनके साथ उनका कांटेक्ट है डेली बेसिस के ऊपर। जिस तरह बुशरा बीबी की रिहाई उन्होंने करवा ली थी, आप मानते हैं कि वो भी इन्हीं राब्तों? आप ये कह रहे हैं उन्होंने करवाई है? नहीं, जैसा भी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि बुशरा बीबी की रिहाई भी इन्हीं राब्तों के बायस ही हो पाई है ना, जो गंडापुर साहब लीगल तरीके से बुशरा बीबी की बेल हुई है और वो बाहर है। तरीकाकार तो ज़ाहिर सामने लीगल किया था, पीछे वही है लीगल, वही तरीका है, और यही हमारी इंसिस्टेंस है कि हमने उन्हें हिरासत में रखा हुआ, हमने कानून और आइन के मुताबिक हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है और खान साहब को बाहर निकालना है। दैट इज इट सर, दैट इज इट। लीगल तो आपने खुद देख लिया ना कि लीगल क्या है, लीगल नहीं है। अगर वो रखना चाहते तो एक और केस बना के रख सकते थे, जिस तरह से हम पिछले 9 महीने के दौरान देख रहे हैं। अब की मतलब जो हुई है रिहाई, जाहिर है वो गंडापुर साहब जिस तरह से इशारे दे रहे हैं तो वो राब्तों के जरिए हुई है। आपने यही सवाल को 6 तरीके से कर दिया, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैंने तो आपको 6 नहीं हुई, मैंने जवाब दिया आपको, लेकिन मेरी आप बात सुनिए। जो सुप्रीम कोर्ट में चेंजेस जो आई हैं उसके असरात जो हैं ऑलरेडी फील होने शुरू हो गए हैं। जो अब जजमेंट्स आ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप उनको भी ज़रा जहन में रखिए। अब मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। वो जुल्करनैन के बारे में आपने हाई कोर्ट के कमेंट्स देख लिए हैं, और ये वही जुल्करनैन है जिन्होंने खान साहब को पनिशमेंट्स अवार्ड की हुई हैं एक्सेलरेटेड पेस के ऊपर, उन्होंने ये सारा कुछ करके। तो ये काजी फायजी सा जा चुका हुआ है। चेंज अगर आई है तो ये आ रही है, और कोई चेंज नहीं है। ये है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बटन से जन्म लेगी, इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला होगा। ये उस खदशे के पेश नज़र आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने रिहाई दी है बुशरा बीबी को? ये गवर्नमेंट से पूछे आप कि कोई खदशा अगर उनको है कि नहीं। मैं तो एक एनालाइज कर सकता हूँ ना कि इस वक्त जो चेंज आई हुई है पाकिस्तान के सिनारियों में,
वो सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के रवैयों में आई हुई है, वो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। अच्छा, वैसे वो आपने बात की थी जज अबू अल-हसन ज़ुल्करनैन की, उस पे जज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है कि गैर मौजूदगी में मैंने बात की है, मैंने वही कहने चाहिए थे, उन्होंने इस पे क्लैरिफाई किया है। जी, उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान से रास्ते जुदा हो रहे हैं क्या? गंडापुर साहब ने बड़ा रगड़ा दिया उन्हें, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रेट लगवा ली 26वीं आईनी तरमीम पे। आप यही समझते हैं, पार्टी यही समझ रही है, गंडापुर साहब की राय है ये? पार्टी के उनके साथ जो राब्ते हैं कायम हैं, उनको हम फुली डिटर्मिन्ड हैं कि हमने कायम रखना है, हम उनके साथ मुशावरत करते रहेंगे, हम उनके साथ। गंडापुर साहब ने कहा है कि उन्होंने रेट लगवा के 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई है। ओपिनियंस होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में ओपिनियंस होते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, तो लोग हैं, लेकिन पार्टी की मेजॉरिटी डोमिनेंट ओपिनियन क्या है, जो पार्टी की पॉलिसी है वो मैंने आपको बयान कर दी है। हम उनके साथ गालिब राय क्या तरीके से राब्ते रही राय है कि ये रेट लगवाया गया, हम राब्ते पार्टी की पॉलिसी है, राब्ते रखेंगे, राब्ते बढ़ाएंगे और उनकी मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। सही हो गया। अच्छा सर, फाइनली ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनका मामला कहाँ तक पहुँचा है? उस पर उन्हें वार्निंग दी थी सलमान अकरम राजा साहब ने कि वो अपने उससे बाहर ना आएँ, लेकिन उन्होंने फिर उस पर भी मज़ीद उन्होंने फिर खुल के बात की है। तो मरवत साहब तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं है सारे कुछ की, मियाँ नवाज शरीफ से हैं वो रिहा करा सकते हैं खान साहब को। देखिए, शेर अफजल मरवत साहब की बात, इस किस्म की गुफ्तगू को पहली दफ़ा उन्होंने की नहीं है, मेरा ख्याल है ना ही आखिरी दफ़ा की है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करूं या वक्त ज़ाया करूं। पार्टी डील करेगी, पार्टी डील करेगी उनके साथ। सही, पार्टी डील करेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू में की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब की, जिनका कहना है कि तहरीक जो है वो 8 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसके मजीद खतोखाल जो है वो कल तक सामने आ जाएंगे। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। आज कुछ अहम बिल पेश किए गए हैं पार्लियामान के अंदर, जिनमें एक तो ज़ाहिर है ये जिसका जिक्र भी किया रऊफ हसन साहब ने भी कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर तरामीम की गई हैं, ये बड़ी जो है वो अहम तरामीम है। और दूसरा जो है जजेस की तादाद हुकूमत बढ़ाकर 25 करने जा रही है, जिसे भी तरीके से आप शक की निगाह से देख रही है। मकसद क्या है सारी एक्टिविटी का, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से आला अदलिया में इस्लाहात के नाम पर इख्तियारात को महदूद या कंट्रोल करने का मिशन बदस्तूर जारी है। आज भी हुकूमत ने जद के बाद दीगरे कई इक़दाम किए, जिनसे यह तासुर मजीद मजबूत हो रहा है कि हुकूमत अदलिया में मौजूद तकसीम को न सिर्फ बरकरार रखना चाहती है, बल्कि इस तकसीम को मजीद गहरा करने की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर फिलहाल अदलिया की जानिब से तो कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन पार्लियामान के अंदर से इस पर मुज़ाहमत का आगाज हो गया है। हुकूमत की जानिब से ताज़ा तरीन हरबा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे की सूरत में सामने आया है। इस मुतालिक आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल मंजूर कर लिया है। सेनेटर फारूक अचनाक की सदारत में सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करते हुए कहा कि मुल्क में आबादी और क्राइम में इजाफा हुआ है। मुकदमात दो नस्लों तक चलते हैं। जजेस की तादाद वही 90 की दहाई वाली है, जबकि आला अदलिया में मुकदमात बढ़ गए हैं। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट यूटिलिटी बिल्स खुद अदा करते हैं, आला अदलिया के जजेस के यूटिलिटी बिल्स हुकूमत अदा कर रही है। जो जज मुलाजमत से इस्तीफे देकर चले गए उनको पेंशन क्यों दी जा रही है? जबकि पीटीआई के सेनेटर हामिद खान और जेयूआई के सेनेटर कमरान मुर्तजा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत की। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि भारत हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहां जजेस की तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट के आपस के झगड़ों की वजह से मुकदमात में ताखीर हुई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी जजेस की तादाद में इजाफे के बारे में पूछा जाए। हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम से अदलिया को नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमतें अदलिया पर कंट्रोल के लिए जजेस की तादाद बढ़ाती हैं, यह अदलिया के लिए नुकसानदेह है। जबकि सेनेटर कमरान मुर्तजा ने भी जजेस की तादाद में इजाफे की मुखालिफत की। समझते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो शायद हमारे हक में नहीं है, तो वो इसको इस तरह से जो है तब्दील करना चाहते हैं। हमने कहा है कि चीफ जस्टिस से पूछा जाए, अदालत से पूछा जाए, वो स्टे, मगर यहाँ पे मेजॉरिटी के जरिए इस मामले को बिल्डोज किया गया है। आप जो कुछ आज कर रहे हैं, अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली आपको शायद नुकसान दे। तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, केस को मैनेज करने की जरूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अब 30 केस लग रहे हैं, पहले 12 केस लगते थे। ताहम सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है और कोई ग्रुप नहीं। बाद कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 25 जजेस में से एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमारे शोबे मुशीर बराए वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्दीक करते हुए चीफ जस्टिस समेत तादाद 23 जजेस तक ले जाने का कहा था, लेकिन मौजूदा बिल के मुताबिक हुकूमत ये तादाद 25 तक ले गई है।
ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ने के हवाले से हुकूमती बिल ज़रूर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ेगी, तकरीबन 23 होंगे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह हाई कोर्ट्स के कुछ हाई कोर्ट्स हैं, उनके जजेस की तादाद भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऐन मुमकिन है कि इस आने वाले हफ्ते में उसमें अमेंडमेंट्स आएँ। अदलिया से मुतालिक इस कानून साजी के अलावा आज हुकूमत ने एक और कदम उठाया जब गुज़िश्ता कई हफ्तों से ज़ेर बहस सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से मुतालिक नई चाल चली गई। गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में उन्हीं 2 जजेस को शामिल किया था जिनको हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में इस कमेटी से बाहर किए जाने का रास्ता फराहम किया था। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की इस कमेटी में वापसी के बाद हुकूमत को जो धचका लगा था, अब उसी धचके की तासीर खत्म करने के लिए हुकूमत ने नया वार खेला और सदत में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश कर दिया। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसको मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ैली शिक शामिल की गई है, जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक जज चीफ जस्टिस का पाकिस्तान का नामजद करना शामिल होगा। सेक्शन 3 की ज़ैली शिक 2 के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाअत से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। इस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B को भी शामिल किया गया है। सेक्शन 7A के तहत पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसकी वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा जो अवाम के लिए दस्तयाब होगा। इसके अलावा हुकूमत ने एक और अहम बिल कौमी असम्बली में पेश किया, जिसका मकसद तो दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन को मजीद सख्त करना है, लेकिन इस बिल के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज को दिए जाने वाले इख्तियारात को लेकर सियासी जमातों की जानिब से भरपूर मुखालफत का इम्कान है। बिलखुसूस जब तहरीक इंसाफ को 9 मई को लेकर दहशतगर्दी से जुड़ी कई दफात का भी सामना है। हुकूमत ने आज सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला किया है, जिसके लिए आज इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। इस तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। तरमीमी बिल के तहत दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा, जबकि काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर किसी भी फर्द को 3 माह की तहवील में लिया जाएगा। इस बिल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह GIT बनाई जाएगी, जिसमें सुपरिटेंडेंट पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुक्काम, सिविल आर्म फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। गो के हुकूमत ने इस बिल के तहत तो दहशतगर्दों पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बज़ाहिर ब्लैंकेट इख्तियारात दे दिए हैं, लेकिन सियासी इंतशार के इस माहौल में जहां एक मखसूस सियासी जमात और इदारे के दरमियान शदीद महादराई की कैफियत हो, ऐसे में इस नए बिल के तहत सियासी कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ भी इक़दामात को खारिज ज़मकान करार नहीं दिया जा सकता। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्राइम में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर जनाब रऊफ अता साहब। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपका और रऊफ अता साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये बताएं कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बिल आया है सेनेट के अंदर, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि ये जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट में अपना ग्रुप बढ़ाने की कोशिश है, तकसीम डालने की कोशिश है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसका मकसद तो सिर्फ यही है कि सस्ता और फौरी इंसाफ आवाम को मिले। 2 दहाइयों से लोगों के मुकदमात जो हैं वो लगे हुए हैं, वो नहीं आगे बढ़ रहे, तो पेंडेंसी को ज़रा काउंटर करने के लिए जो है ये इस तादाद में इजाफा किया जा रहा है, 25 तक ले जाने का फैसला हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक फैसला है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून में तो ये पार्लियामान का हक है कि वो तादाद बढ़ा दे, लेकिन आपको इस जो सारी जो इनकी एक्शन है या जो ये लोग काम कर रहे हैं, उसको इस पस मंजर देखना होगा कि 26वीं आईनी तरमीम, जो मैं समझता हूँ एक अदलिया को कंट्रोल करने की उन्होंने एक तरमीम की और अदलिया को अपने ताबे करने की कोशिश की। देखिए, जजेस तो आप बना लें, आपकी सारा एम्फेसिस है लोगों की इंसाफ करने का सुप्रीम कोर्ट पे मुहित है। सारे ज्यादातर केसेस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में होते हैं, वहां कोई इस्लाहात इन्होंने नहीं की। लेकिन जो सबसे बात जो है कि वो तरीका कार अपॉइंटमेंट का जो है अंडर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक नाम दिया गया है,
उसमें पार्लिमानी लोगों की और हुकूमती अरकान की अक्सरियत कर ली गई है। तो उसके बाद उनको अगर अब हमने आज सुना है चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी के वो उसके मेंबर भी बन जाएंगे, या आज ये खबर थी, मेरे पास नहीं, लेकिन किसी ने मुझे बताया। और अभी तो लोग जो हैं लोग वो तो सीवियां कलेक्ट करते फिर रहे हैं लोगों की, लाओ हम आपको जज लगाते हैं। तो आम बात आम है हमारे हाई कोर्ट्स में। ये जो आप बातें कर रहे हैं कि जी हम आपको जजेस बनाएंगे, ये बड़ी बात चल रही है, हर कोर्ट में ये हो रहा है कि ये आप अलाए सीवीज दें, हम आपको जज कौन लोग सीवीज लेके फिर रहे हैं? कौन लोग सीवीज लेके फिर रहे हैं? सीवी लेके तो वही फिर रहे होंगे ना जो जज बनना चाह रहे हैं। लेकिन सीवीज की ऑफर कौन दे रहा है? ये ऑफर लेके कौन फिर रहा है कि सीवी जज बनाते हैं? ये जो हुकूमती अरकान वगैरह जो सारे बार के लीडरान जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस तरह की जो अभी हुई भी है रिसेंटली सारी बातें। क्योंकि देखिए अब उन्होंने कहा कि जी हमने अपने मर्जी के जजेस लाने, हमें अदलिया को कंट्रोल करना। देखिए जो चीज इस आईनी तरमीम ने खत्म की, सेपरेशन ऑफ पावर वो तो ये कह रहे हैं, वो तो ये नहीं कह रहे कि हमने जजेस की तादाद बढ़ाकर अदलिया को कंट्रोल करना। वो ये कह रहे हैं कि वहां पेंडेंसी काफी ज्यादा है, रफ्तार तेज करनी है इंसाफ की फरहमी की, जजेस की तादाद बढ़ाकर। प्लीज ये पेंडेंसी वाली ये जो चूरन है ना किसी और को बेचे। ये पेंडेंसी तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में, वहां क्या इस्लाहात की कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोई पेंडेंसी नहीं है। अब जो उन्होंने प्रैक्टिस, जो उन्होंने एक तरीकेकार अडॉप्ट किया है जस्टिस मंसूर अली शाह का, मैंने सुना है अभी फुल कोर्ट के अंदर कि केस में देखिए इशू केस मैनेजमेंट का। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के जमाने में 29 जज हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कर दिया था और जजेस की तादाद बढ़ा दी गई थी। जो बाद में सिंध हाई कोर्ट बार का केस का एक फैसला है जिसमें करके दोबारा 17 की जजेस बढ़ाए। देखिए आपका सही, लेकिन यहाँ जो तरमीम के साथ इसको लिंक किया गया है उससे तो साबित हो रहा है कि ये बढ़ा के अपनी अक्सरियत करके अपने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये देखिए ये देखिए हमारे यहाँ आप खुद देखें, हमारे इंडेक्स में हमारी गवर्नमेंट को हाइब्रिड सिस्टम कहते थे। आज हम दुनिया के इंडेक्स में हमेशा बात होती जुडिशरी 140 नंबर पे आ गई। आज हमारी हुकूमत और हमारी पार्लियामान को अब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कह रहे हैं। आप इंडेक्स में अगर इंडेक्स की बात करें तो फिर गवर्नमेंट के इंडेक्स में वो हाइब्रिड से अब अथॉरिटेरियन यानी हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। रऊफ साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, नौ मुंतखब सदर हैं। रऊफ साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक चलेगी, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वकला तहरीक चलेगी। आप ज़ाहिर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं तो चलाएंगे तहरीक और भरपूर हिस्सा लिया जाएगा उसमें एसोसिएशन की तरफ से भी? मेरा ख्याल आबिद ज़ुबैरी साहब अभी उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, नई कैबिनेट जो है वो तश्कील पा चुकी है और पूरे मैंडेट के साथ हम जीत चुके हैं। हमारा कोई इरादा नहीं किसी वकला तहरीक चलाने का, ये महज वक्त का ज़िया है। हम जो है इंशाल्लाह जो अपने वेलफेयर के जो एजेंडा है उस पर तवज्जो देंगे। वो तो आपकी तहरीक वगैरह नहीं चलेगी। जी जी ज़ुबैरी साहब, वो कह रहे कोई तहरीक नहीं चलेगी। ये कोई तहरीक तो इन्होंने चलाने की पूरी कोशिश की थी, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इनका व्यू है और अभी आप देखिएगा पहले तो ये अपनी एसोसिएशन को चलाएं, पहले तो एसोसिएशन में आए उसके बाद फैसला करें। अकेले नहीं है वहां बैठे, वहां और भी लोग हैं और अभी इनका जो लोग आएंगे वो भी डिसाइड करेंगे। जरूरी नहीं है आपको मैंडेट पूरे लोगों का नहीं मिला है, आपका स्प्लिट मैंडेट है। मेरी बात सुने चुके, लेकिन आपको मैंने आपको मुबारकबाद दे दी है पहले। ही इज द कैप्टन ऑफ द जी वो सेक्रेटरी भी होता है, कैप्टन का जो कैप्टन कैप्टन होता है, लेकिन वाइस कैप्टन तो सेक्रेटरी भी है। मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है ये तहरीक वाला, क्योंकि माजी में जो तहरीकें चली हैं उसका भी कोई खातर खा नताइज बरामद नहीं हुए, बल्कि वो भी फ्लॉप ही हुई हैं इनकी माजी की जो तहरीकें। तो साहब आप बिल्कुल भी आपको नहीं लगता जिस तरह से आबिद ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी और आज भी एक फैसला हुआ है जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने का। तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि ये कोशिश जो है, बल्कि आबिद ज़ुबैरी साहब भी ये समझते हैं कि ये अदलिया को कंट्रोल करने की एक कोशिश है। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ भी? देखिए ये आईन पाकिस्तान जो है ये पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करता है और पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम कर सके। और ये जो तरमीम का अमल था ये इसमें इसकी बार मुख्तलिफ जो मेजर सियासी पार्टीज़ हैं, इवन के तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी इस मुशावरत में हिस्सा लेती रही हैं और उनसे बार बार मुशावरत होती रही है। अगर उनको इसमें कोई खामी नज़र आती या कोई खामी नज़र आ रही थी उस वक्त, तो अपनी तजावीज़ दे सकते थे, कोई नई तरमीम साथ मिला सकते थे कि इससे ये नुकसानात होंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, समरात क्या होंगे और नुकसानात क्या होंगे। ये कबल अज़ वक्त है कि हम इस बात का अभी से यकीन कर लें कि नहीं ये
अदलिया को कंट्रोल करने की तरमीम है। मैं वो जो हामिद खान साहब कहते हैं कि वकला एक्शन कमेटी भी एक बनाई है तहरीक चलाने के लिए, कदगर नहीं लगाने देंगे इसमें। सही। रऊफ़त साहब ये बताएं कि हामिद खान साहब ये कहते हैं कि वकला एक्शन कमेटी भी बनाई है तहरीक चलाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसी किसी कमेटी को ऑन करेगी या आप डिसऑन करते हैं उसे? जी नहीं, बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे हम। देखें, मुंतखब हम नुमाइंदे हम हैं, ये फ़ैसला हमने करना है, ये हामिद खान साहब ने नहीं करना या किसी और शख्सियत ने नहीं करना। ये मैंडेट अभी मेरे पास है, मेरी एग्जेक्टिव के पास है, ये हमने फ़ैसला करना है। किसी और शख्सियत के पास ये इख्तियार नहीं है। वो खाम ख्याली में ना रहे कि माजी की तरह के बाहर बैठ के डम्मी किस्म के नुमाइंदे भिजवा के खुद कंट्रोल करते फिरें। हम खुद मुख्तियार हैं। यानी ना तरमीम पर, ना 26वीं तरमीम को लेकर कोई तहरीक चलेगी और ना ही इस तरमीम को चैलेंज किया जाएगा। नहीं, चैलेंज तो शायद इन्होंने किया हो किसी के जरिए, आबिद ज़ुबैरी साहब ने किया हुआ चैलेंज, किया हुआ भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार इसको चैलेंज नहीं करेगी। वो देखते हैं कि आने वाले हालात में देखेंगे इसके क्या इसके असरात मुरतब होते हैं, ये आने वाला वक्त इसका बताएगा। जी सही है। आबिद ज़ुबैरी साहब, एसोसिएशन ने तो बिल्कुल डिसऑन कर दिया है आपकी कमेटी को, आपकी तहरीक को, आपके तरमीम के चैलेंज किए जाने के अमल को। ये रऊफ़त साहब जो है ना, ये कह रहे हैं कि इनका चैप्टर क्लोज हो गया, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए बैठ के। दूसरी बात ये है कि अभी आप तो नौमुंतखब हैं, अभी आप पहले आइए, आपकी कमेटी आप सिर्फ आप ही नहीं है, आपके सेक्रेटरी साहब हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बार अभी संभालिए, फिर ओहदा संभालिए, फिर उसके बाद ये बातें कीजिए बैठ के। आप दूसरों के बारे में इतनी जल्दी नहीं बोल सकते थे। हम भी सदर हैं, आप सही कह रहे हैं, एग्जेक्टिव का फैसला होता है, लेकिन अभी अपने एग्जेक्टिव से मिल तो लीजिए जरा पहले। देखिए, मैं उससे पहले ही आप मेरे मोहतरम हैं, हमने जब ये इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, ये मैं गुजारिश करता चलूँ मोहतरम ज़ुबैरी साहब, जब इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, ये अपनी इन्होंने 26 तरमीम को अपने एजेंडे पर रखा हुआ था, हमने वकला के वेलफेयर को अपने एजेंडे में रखा हुआ था। तो वकला ने इनकी जो तहरीक का ये जो पॉइंट था इसको मुस्तरद किया है और हमें कामयाबी से हमकिनार किया है कि नहीं, आप लोग राइट हैं और हम आपको वोट कामयाब करवाया है, तो हम क्योंकि मैंडेट को तो हम ख़राब नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ये तहरीक जो है ये बिल्कुल नहीं चलेगी। ये पैरेलल ना हम ये किसी को इजाज़त देंगे कि पैरेलल कोई तंजीम कायम करें, ये मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हम इंशाल्लाह हम अपने एग्जेक्टिव के साथ मिलकर इसका फैसला करेंगे। सही हो गया, बहुत शुक्रिया मियां रऊफ़त साहब आपका और आबिद ज़ुबैरी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बड़ी वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 मुंतखब सदर मियां रऊफ़ अता ने कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी किस्म की तहरीक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नहीं चलाएगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे PIA की निजकारी का अमल एक तमाशा बन गया गुज़श्ता रोज़ और क्यों ये सब कुछ हुआ, आगे का वे फॉरवर्ड क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खसारे में डूबी कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला हुकूमत पर भारी पड़ गया है। IMF शराइत पर खसारा ज़दा इदारों में इस्लाहात या उनकी निजकारी करने की शर्त पर अमल दरामद कराना हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है। गुज़िश्ता कई माह से जिस PIA की निजकारी होने के इरादे जाहिर किए जा रहे थे, इस मुतालिक हुकूमत को बड़ा सेटबैक हुआ है। गुज़िश्ता रोज इस मामले पर होने वाली बोली में हुकूमत की 85 अरब रुपए की तवक्को के मुकाबले में 75 अरब रुपए कम की बोली लगी, जो महज 10 अरब रुपए थी। अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से जब PIA की निजकारी का इरादा जाहिर किया गया तो कम अज कम 6 कंपनियों ने PIA को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। हुकूमत ने एयरब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर अरेबिया की फ्लाई जनाब, YB होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पाक इथेनॉल प्राइवेट और ब्लू वर्ल्ड सिटी को कौमी एयरलाइंस में अक्सरियती हिस्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। गुज़िश्ता रोज जब PIA के 60% हिस्स की फरोख्त के लिए बोली का दिन आया तो 6 में से 5 कंपनियों ने इस डील को लॉक करने से किनारा कशी इख्तियार की और रियल एस्टेट कंपनी ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली जमा करा दी। ख्याल रहे कि PIA एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके सरमाए का तकरीबन 96% हिस्सा हुकूमत के पास है। PIA मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी जानिब 10 अरब की बोली लगाने वाली ब्लू वर्ल्ड सिटी का कहना है कि बोली बढ़ाने का कोई कारोबारी जवाब पैदा नहीं होता। काबीना पेशकश पर मुशावरत करे और अगर यह मंजूर नहीं होती तो हम अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करेंगे। यानी अब बॉल काबीना कमेटी बराए निजकारी की कोर्ट में है और अब इस बोली को देखकर सरकारी कीमत कम करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। ऐसी सूरत में निजकारी कमेटी के पास इस पूरे अमल को मनसूख करने का भी इख्तियार है। दूसरी जानिब निजकारी और एविएशन इंडस्ट्री से वाबस्ता माहिरीन की राय में
10 अरब की बोली रेफरेंस प्राइस से बहुत कम होने की बुनियादी वजह एक ही कंपनी का हिस्सा लेना है, जबकि दूसरी कंपनियों का इस मामले से बाहर होने की एक और वजह PIA के वो 7,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं जिनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं। एविएशन माहिरीन के मुताबिक ये बोली भी ज्यादा है क्योंकि PIA ऐसा इदारा है जिस पर हुकूमत की जानिब से 650 अरब रुपए का कर्जा अपने जिम्मे लेने के बावजूद अभी भी 200 अरब रुपए का कर्ज बाकी है। गुज़िश्ता कई साल से PIA की जानिब से पेश की जाने वाली सालाना मालियाती रिपोर्ट्स में एयरलाइन के खसारे में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। PIA के सालाना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक उस बरस एयरलाइन का खसारा 88 अरब रुपए था। PIA की जानिब से साल 2023 के सिर्फ पहले 6 महीनों के मालियाती नताइज का अब तक का ऐलान किया गया है और उसके मुताबिक एयरलाइन का इब्तदाई 6 महीनों का खसारा 60 अरब रहा था। PIA में खसारे का सिलसिला 2004 में शुरू हुआ और इसके बाद से इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ख्याल रहे कौमी एयरलाइन के कुल 152 अरब रुपए के असासाजात हैं। असासाजात में जहाज, स्लॉट, रूट और दीगर चीज़ें शामिल हैं। कौमी एयरलाइन की मजमूई रॉयल्टी 202 अरब रुपए बनती है जिसमें CAA और PSO शामिल हैं। PIA के मुलाजमीन की तादाद 7,100 है जबकि 2,400 से ज़ायद तादाद योमिया उजरत पर काम करने वालों की है। कौमी एयरलाइन के 6 डायरेक्टर, 33 जनरल मैनेजर में से अक्सरियत 2 ओहदों पर काम कर रही है जबकि मजमूई GMs की तादाद 45 है और 37 जनरल मैनेजर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। अहम बात यह है कि PIA की निजकारी को लेकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मैदान में कूद पड़ी है। जब खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान को खत लिख दिया है। खत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA की नीलामी के अमल में हिस्सा लेना चाहती है। खत में कहा गया है कि PIA कौमी एयरलाइन है, नहीं चाहते बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए की ऊपर से नीलामी शुरू करने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने दरखास्त की है कि वफाकी हुकूमत हमारी दरखास्त कबूल करे। अब PIA की निजकारी का मजीद क्या होगा और ये प्रोसेस क्यों आगे नहीं बढ़ सका, इसकी असल वजूहात क्या थी, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे ज्वाइन किया प्रोग्राम में एविएशन इंडस्ट्री के माहिर और सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ताहिर इमरान मियाँ साहब, पहले तो आप ये बताएं कि क्या ऐसा मामला हुआ कि नहीं ये बोली हो सकी, असल वजह इसकी आपको क्या समझ में आई है? देखिए, इसकी असल वजह जो है वो बुनियादी तौर पर हुकूमत की जानिब से गैर पेशा वराना और क्या कह सकते हैं एक शॉडी जॉब है, एक सेल पिच की। बुनियादी तौर पे जब आपने किसी चीज़ को प्राइवेटाइज करना होता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से पैकेज करते हैं, प्रॉपर तरीके से मार्केट करते हैं, प्रॉपर तरीके से लोगों को एंगेज करते हैं और उनके साथ बेसिकली अपना होमवर्क प्रॉपर करते हैं। अब कल जो आपने देखा टेलीवाइज नेशनल टेलीविजन के ऊपर, वो कोई होमवर्क शुदा काम नहीं था। एक सेक्रेटरी जो पहले सस्ती रोटी प्रोग्राम चलाता था, सस्ती रोटी से उठा के आपने मुफ्त PIA वाले प्रोजेक्ट पे उसको लगा दिया कि जी मुफ्त में बेच के दिखाओ इसको। यानी ये एक प्रोफेशनल का काम है। आम बिजनेस प्रोफेशनल या कंसल्टेंट्स भी ये काम नहीं कर सकते। आप एक एयरलाइन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप कोई बस कंपनी या कोई रोटी प्लांट या कोई टेलीफोन कंपनी प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पे एक कॉम्प्लिकेटेड एयरलाइन है जिसको प्रॉपर तरीके से पैकेज किया जाना चाहिए था। अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी 85 अरब, हाँ अब ये बात कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड वाले कह रहे हैं जी 85 अरब बहुत महंगा है। 85 अरब की तो सिर्फ PIA की प्रॉपर्टीज नहीं है, इससे ज्यादा की PIA की प्रॉपर्टीज हैं। $100 मिलियन की सिर्फ PIA की हीथ्रो की स्लॉट्स हैं, JFK की स्लॉट्स उसके अलावा हैं, पेरिस की स्लॉट्स अलावा हैं। सो बात यह है कि अगर ये सारी बातें किसने बतानी थी, इस पर मजीद बात भी करेंगे। हमें चूंकि मुज़म्मिल असलम साहब भी हमारे साथ हैं आज, उन्होंने भी आज KP गवर्नमेंट ने भी इस मामले में जो है वो कूद पड़ी है और KP गवर्नमेंट ने अब PIA की खरीदारी के लिए खत लिखा है मुतल्लिका वजीर को। तो मुज़म्मिल साहब ये बताएं कि KP गवर्नमेंट कितनी संजीदा है PIA की खरीदारी को लेकर। आपके तो अपनी लाइबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं सूबे की, आज का तनख्वाहों के पैसे वहाँ पे मुलाजमीन को देने के लिए नहीं है। इस साल का जो आपका एंड तक जो डेट है वो तकरीबन 750 अरब क्रॉस कर जाएगा। ये कुछ संजीदा एफर्ट है या जस्ट एक सियासी स्टंट है? KP हुकूमत ने ये जो सेमाई गुजरी है इसमें रिकॉर्ड बजट सरप्लस पेश किया है 103 अरब रुपए, और इस वक्त KP की हुकूमत के जो कैश के ज़खायर है वो ऑल टाइम हाई है। और इसी KP हुकूमत ने आज से 1 महीना पहले पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुनफरिद अपना कर्ज उतारने के लिए एक डेट मैनेजमेंट रिटायरमेंट अकाउंट बनाया। और जो आपने कर्ज की बात बोली, ये जो KP है उसकी 700 अरब रुपए जो कर्ज है ये उसके बजट का 2% भी नहीं बनता। लेकिन बात यह है कि जब 10 अरब रुपए में अगर किसी ने बिड की है तो हमने तो हुकूमत को हौसला दिया कि हम 10 अरब से ऊपर अगर आपने बेचना ही है तो हम ले लेते हैं।
और ये पाकिस्तान का असासा है, कम से कम अगर आपसे नहीं चल रहा तो हम इसको बेहतर करके चला लेंगे। दूसरी बात ये कि हुकूमत ने तो PIA को वैसे ही सारा कर्ज अपने ऊपर लेके PIA 2 में डाल दिए हुए। PIA 1 जो बेच रही है वो तो स्कीम एक कंपनी के तौर पे बेच रही है, इसको तो कोई भी चला लेगा। लेकिन आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान से इस वक्त जैसे अभी इमरान साहब थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि एक तो उनकी तैयारी नहीं थी और एक इतना कीमती असासा जो है उसको उन्होंने सही तरीके से मार्केट नहीं किया, पैकेज नहीं किया, और बस जल्दबाजी में शायद IMF तो KP गवर्नमेंट जो है वो कितने तक जो है वो बिड में जा सकती है? हाईएस्ट अगर हम बात करें तो 85 का गवर्नमेंट का टारगेट है, 10 पे जो है वो एक निजी कंपनी ने जो है वो बिड उसकी की है, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, ये तो सारी की सारी बात ये है कि हमने बोला है कि हम 10 अरब से ऊपर की बोली देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने 10 अरब में बेचना है तो हम उससे ज्यादा पैसे दे देंगे, ठीक है। अब हुकूमत की जो जिसे कहते हैं बॉल उनके कोर्ट पे है, वो हमें कहें कि जी हाँ हम इंटरेस्टेड हैं तो हम इसके लिए ड्यू डिलिजेंस करा लेंगे और हम एक अच्छी बोली, मुनासिब बोली देंगे। ये KP हुकूमत पाकिस्तान 50 अरब से ज्यादा की होगी मुनासिब को हम कहाँ डिफाइन कर सकते हैं? 50 अरब से ज्यादा करता है, 50 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, डिपेंड करता है। हम लेकिन ये बात कर रहे हैं कि हम इसको खरीद सकते हैं, हमारी माली हैसियत है। ठीक हो गया। ताहिर साहब ये बताएं कि अब वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है? ये PIA बिकेगी या दोबारा से हुकूमत ही चलाएगी? वे फॉरवर्ड से ज्यादा मुझे इस बात का प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि जो PIA का जो एसेट है, जो PIA का जो बेसिकली जो क्या कहते हैं डिवैल्यूएशन है, एक ऑलरेडी डिवैल्यूड जो क्या कहते हैं एसेट था, जिसके बाद ये अनसर्टेनिटी की आजकल प्राइवेटाइज हो रही है, मैनेजमेंट जो अनसर्टन है, कोई प्लानिंग नहीं हो रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इश्यूज हैं। तो वो सारा देखने के नतीजे में आपको नजर आता है क्लियरली कि एक बेसिकली अगर एफर्ट पिछले यानी कि 2 साल पहले PDM की हुकूमत के दौरान जब ये प्रोसेस शुरू किया था, उस वक्त अगर जो प्रॉब्लम था वो 50% एफर्ट से हल हो सकता था, अब वो 100%, 90%, 80% के साथ होगा, क्योंकि उसके बाद मजीद डिवैल्यूएशन हुई है, मजीद खसारा हुआ है। तकरीबन $20 मिलियन तो आपने ये सिर्फ जो कंसल्टेंट्स वगैरह को पे किए हैं, जो PIA के नुकसान में जाएगा। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अब आगे चलना क्या है। चलने के तरीके बहुत सारे हैं, आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि इसके बारे में सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, अगर कोई भी पढ़ना चाहता है। उसमें PTI के मेंबर भी थे, उसमें नून लीग के मेंबर भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे। आप अगर काम करना चाहते हैं, आप सिंपली PIA के अंदर इंटरफेरेंस कम कर दें, मैनेजमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट लेके आए और 1 साल का फ्लोट दें कि हमें करके दें, अदरवाइज हम बंद कर देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक PIA को बंद करने का एक प्रोसेस है। अब इन्होंने उसको बिल्कुल एक रीजनल से भी नीचे की एयरलाइन बना के रख दिया है। अब इससे आगे क्या लेके जाएंगे? यानी कि सऊदी अरब की फ्लाइटें चलाती, उमरा की, दुबई की। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान मियां साहब आपका और मुजम्मिल असलम साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।